जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 22 मंगलवार। यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 187 डेज यानी 6 महीने और 7 दिन ही बाकी है। मुद्दा है 20 तारीख रविवार, 21 तारीख सोमवार और 22 तारीख मंगलवार, कुल मिलाकर 3 दिन का करंट अफेयर्स। अब वैसे 3 दिन का मिलाओ तो भी बहुत जोरदार चीज़ें नहीं, 3-4 ही हैं, लेकिन क्या ख़त्म करते हैं इसे। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। आप जानते हैं इजिप्ट के शर्म शेख में क्लाइमेट चेंज की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 नंबर की मीटिंग हो रही है। अब उसमें 3 वर्ड्स हमें समझने हैं: मिटिगेशन, एडप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज। मिटिगेशन का मतलब क्या है, ये फोटो को याद रख लो कि चलो क्लाइमेट चेंज होने से रोकें। जैसे ग्रेटा थनबर्ग कहती है कि कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट बंद कर दो, उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करो। ये सब जब हम कहें तो वो क्या है, मिटिगेशन। दूसरा होता है एडप्टेशन। एडप्टेशन का मतलब देखिए, ये लोगों ने सफ़ेद झंडा कर दिया, मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई हम हार मानते हैं, क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, बस अब उसके हिसाब से अपने आप को कैसे डालें। कि अब बहुत गर्मी पड़ने वाली है तो वो जो अंपायर का कैप होता है चारों तरफ वाला राउंडेड, ऐसा हम खरीद लेते हैं। तो वो क्या हुआ, एडप्टेशन। तीसरा है लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज क्या है, ये फोटो से थोड़ा विजुलाइज करो कि पाकिस्तान ऐसा बोलता है कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान में बाढ़ आई तो उसके लिए अमेरिका, यूरोप और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिम्मेदार हैं, तो वो हमारे नुकसान की भरपाई करे। सो डेवलपिंग कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, व्हेन दे आर डिमांडिंग कॉम्पेंसेशन फॉर द क्लाइमेट डिजास्टर्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, तो वो गया लॉस एंड डैमेज। अब ये जो इजिप्ट के शर्म शेख में मीटिंग हुई है, उसकी बड़ी एक बात यह है कि सब देशों ने माना कि हाँ, एक लॉस एंड डैमेज का फंड बनाते हैं। ओके, वी विल सेट अप सच फंड, सो दैट इज़ द डेवलपमेंट। हालांकि इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि कौन सा देश कितना पैसा देगा उसकी कोई स्पष्टता नहीं की गई है। और दूसरा, ये अमेरिका यूरोप की, तो भारत और चीन ने भी देना चाहिए, वो भी बहुत प्रदूषण करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज डिजास्टर तो उनके चलते भी आ रहे हैं, ये जो भी साइक्लोन है, फॉरेस्ट फायर हैं वगैरह। फिर आज के इंडियन एक्सप्रेस में उसमें भी एक्सप्लेन सीरीज में कुछ ये 5 या 10 बड़े बड़े क्लाइमेट डिजास्टर की बात की, पर उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी हैं जो अमेरिका में इधर फॉरेस्ट फायर हुआ था, उधर साइक्लोन आया था। एक हद से ज़्यादा वो सब तैयार करना अपनी एग्ज़ाम में हम देखें ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन, तो एक हद से ज़्यादा उपयोगी नहीं, इसलिए मैं उस सब में नहीं जा रहा। इसके अलावा COP 27 में और भी बहुत बातें हुई। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल शील्ड। अब ग्लोबल शील्ड वो थोड़ा पहले से चालू हुआ, लेकिन ये टॉपिक के चलते चर्चा में आ गया, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के चलते। वो ऐसा कहता है, G7 ग्रुप की प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है, तो वो फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, बाकी सब देशों के साथ मिलके एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे। अब मैंने LIC का फोटो डाला, इसका मतलब ये नहीं कि यह LIC इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगा, पर बेसिकली दे विल अरेंज सम मैकेनिज्म लाइक इंश्योरेंस। और फिर ये सब देश उसको प्रीमियम और फीस देंगे, और फिर वो प्रीमियम और फीस का पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, उसमें से प्रॉफिट कमा के और पैसा जमा करते रहेंगे। और फिर जब भी ये गरीब देशों में कुछ ये जो भी क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर आ जाए, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स वगैरह, फॉरेस्ट फायर्स, तो फिर यहाँ से उन्हें कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा दिया जाएगा। प्रश्न, किसको मुआवजा मिलेगा? तो इधर मैंने फोटो पाकिस्तान का डाला था, सोच लो किसको मिलेगा। वल्नरेबल 20 ग्रुप। अब वैसे वल्नरेबल 20 है, लेकिन उसमें देश हैं 58 क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस, उनको कुछ पैसा मिले, ऐसी बात है। तो ये जो पूरी चीज़ हुई इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल शील्ड। तो ग्लोबल शील्ड क्या है, ये अमीर देश इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, गरीब देश में क्लाइमेट डिजास्टर हुआ तो उसको पैसा मुआवजा देंगे। फिर 2015 में हुई क्लाइमेट डील, पेरिस क्लाइमेट डील, उसमें आप जानते हैं 2 डॉक्यूमेंट जमा करने थे। शॉर्ट टर्म का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट, वो सब हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएंगे वगैरह की बातें। और फिर लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द एमिशन। और ये कौन कौन सी स्ट्रैटेजी तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो पुराने वीडियो आप देख लो। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चर्चाएँ इस सिलसिले में चली। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि मीथेन पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम बनाएंगे और उसे कहेंगे मार्स, दैट इज मीथेन पॉल्यूशन ट्रैकर सैटेलाइट्स। फिर मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए एक अलायंस बनाएंगे, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक, उसमें ये भारत, श्रीलंका वगैरह अलग अलग देश हैं।
इसके अलावा और भी चीज़ें मैं खुद से बहुत सर्च करने नहीं बैठा। वो हम ये करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल आएगी तो उसके अंदर वो कंटेंट टीम ने और इधर उधर के जनरल नॉलेज और क्या छोटी मोटी बातें हुई थी वो सब जोड़ा होगा, तब देख लेंगे। खुद से पहिए का पुनः आविष्कार मत करो, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। मैं, आप जानते हैं मेन मेरा पढ़ाने की एक्सपर्टीज है इकोनॉमी। अब मैं वो छोड़ के ये सब करने बैठूँ तो मेरा उसमें कितना टाइम जाएगा और क्या वो बेनिफिशियल है। तो मैं अपना फ़ायदा सोच रहा हूँ, आपने भी अपना फ़ायदा सोचना है इस तरह से कि आप खुद से स्टूडेंट के रूप में, स्टूडेंट का काम क्या है, जो नोट्स मिले उसको पढ़ के ख़त्म करना। उसकी जगह आप खुद, अब मैं टीचर बन जाऊँगा और मैं ढूंढने बैठूंगा या रिसर्चर बन जाऊँगा कि कितना क्लाइमेट चेंज समिट में और आउटकम। नहीं भाई, करने दो दूसरे लोगों को मजूरी, वो रिलीज करेंगे कुछ नोट्स मटेरियल, तब पढ़ लेना। आगे, ये जो क्लाइमेट चेंज की इजिप्ट समिट हुई उसमें एक बात ऐसी हुई डेक्लरेशन में कि 2022 से लेके 2030 तक हर हर साल $4 ट्रिलियन जितना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके रिन्यूएबल एनर्जी को सब सही करने के लिए हम काम कर सकते हैं और नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट तक पहुंच सकते हैं 2050 तक। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब क्या है? शुद्ध रूप से जो प्रदूषण या उत्सर्जन है उसको शून्य किया जाए। मतलब अगर एक तरफ से 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है तो सामने इतने पेड़ पौधे लगा दो कि 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाए, वगैरह वगैरह। अब ये बात तो मानिए कुछ $4 ट्रिलियन की फंड होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वो कहाँ से कितना पैसा कब देंगे उसकी कोई स्पष्टता नहीं की गई। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म चल रहा है। इसके अलावा शर्मन शेख में मतलब एक तो लॉस एंड डैमेज वाली बात हुई, थोड़ा इधर उधर मीथेन और मैंग्रोव की बात हुई, और ये फंड लेकिन कहाँ से पैसा लाएंगे बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। सेपरेटली एक और मुद्दा चला, साइट्स। साइट्स क्या है? ये जो पशु पक्षी है उसके चमड़े, खाल, हाथी दांत, ऐसा जो सब व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको प्रतिबंध करने का वो सब ऑर्गेनाइजेशन और अग्रीमेंट वगैरह होगा। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे सब देश है, वहाँ पर आप जानते हैं हाथी रहते हैं और हाथियों का शिकार होता है उसके हाथी दांत के लिए। अब सामान्य रूप से उस पर तो प्रतिबंध है इंटरनेशनल ट्रेड पे, करेक्ट, लेकिन नामीबिया और बाकी देशों का ये कहना है कि अगर कोई हाथी प्राकृतिक रूप से मर गया था, डाइड ऑफ नेचुरल कॉज, या फिर कि हमने किसी शिकारी को पकड़ा था और शिकारी जो स्मगलिंग कर रहा था वहाँ से हमको आइवरी यानी हाथी दांत मिले, तो ऐसी जो चीज़ है उसको हमको एक्सपोर्ट करने दिया जाए। क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब है तो हमारे पास और तो कुछ बेचने को है नहीं, ये करेंगे कुछ पैसा आएगा तो गरीब कल्याण कर सकते। इस पर भारत का क्या रुख है? हम ऐसा जब जब मतदान हुआ है साइट्स में तो हमने उसका विरोध किया कि नहीं ये गलत है। भले वो प्राकृतिक रूप से भी हाथी मर गया हो, इवन इफ डाइड ऑफ नेचुरल कॉज, उसका हाथी दांत नहीं बेचना चाहिए। वो इसलिए कि आप समझिए एक अमीर आदमी ऐसा हाथी दांत खरीद के उसके जो भी चूड़ियाँ बनाए, नेकलेस बनाए, उसको देख के बाकी अमीरों को भी शौक चढ़ेगा कि हमको भी चाहिए, और उसके चलते जो डिमांड बढ़ जाएगी तो हाथी तो रोज़ तो मरते नहीं है, तो फिर उसका शिकार शुरू ही हो जाएगा। इसलिए हमें उसको एनकरेज नहीं करना है। भले वो मर गया, उसके हाथी दांत नहीं बेचने, उसको जला दो, कुछ दफना दो, कुछ करो। तो हमेशा हमने अब तक इस तरह से वोटिंग किया था साइट्स की अलग अलग मीटिंग में। लेकिन इस बार खास ये रहा कि भारत ने ऐसी जो वोटिंग होनी थी उसमें कह दिया हम गैर हाजिर रहेंगे, मतलब हम हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे, वी विल एब्सटेन फ्रॉम दिस वोटिंग। कि क्या नामीबिया और दूसरे देशों को अपनी आइवरी, एलिफेंट टस्क को एक्सपोर्ट करने की एक बार छूट दी जाए कि नहीं। अब क्रिटिक्स का ये कहना है कि पहले तो आप मना करते थे तो अभी इस बार एब्सटेन क्यों रहे। उसका क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये नामीबिया ने ऐसी शर्त की थी कि हम जो ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आपको जो भी 8-10 चीते दे रहे हैं उसके बदले में ये क्विड प्रो क्वो है। आप मेरी पीठ खुजाइए, मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ। मैं आपको चीते दे देता हूँ लेकिन मुझे ये हाथी दांत एक्सपोर्ट करने तो तब आप बीच में अपोज मत करना। खैर, अब ये सीधा कोई एमसीक्यू में पूछने वाला नहीं कि भारत ने किया वो क्या है, पर एनवायरमेंटल एथिक्स एक बार यूपीएससी मेंस पेपर 4 में स्पेसिफिकली पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनवायरमेंटल एथिक्स, और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है कि एक तरफ हम सोचते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर कुछ बार हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या आंखें बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ अभी कल परसों में मैंने एथिक्स का एक वीडियो बनाया था अपने मेन चैनल पे। उसमें एक का कोटेशन ऐसा था कि हम जो करते हैं उसके लिए भी अकाउंटेबल हैं और हम जो नहीं करते उसके लिए भी अकाउंटेबल है। तो ये ऐसी बात है, हमने नहीं किया, हमने वोट नहीं किया, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारी बनते हैं ना कि एक्सीडेंट में कोई मर रहा है और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, देन ऑल्सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। खैर, अब
आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप जानते हैं ये करंट अफेयर्स की जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें से मैं हर सोमवार रात 8 बजे टेस्ट करता हूँ। कुछ कुछ बार मुझे वो टेस्ट को बंद रखना पड़ता है क्योंकि उतना करंट अफेयर्स होता ही नहीं कि एमसीक्यू बने। खैर, कल रात 8 बजे ये टेस्ट हुई थी, उसमें करीब 1800, माफ़ कीजिए, 1600 to 1700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर अभी मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मैंने एक भी क्वेश्चन टिक नहीं किया, फिर भी मुझे 6 परसेंटाइल मिले। मतलब कुछ ऐसे होंगे कि जो और भी नीचे गिरे हुए होंगे। खैर, यहाँ पर देख लेते क्या पढ़ा था और उसमें से लोगों ने क्या गलतियाँ की। जस्ट अ मिनट। ये जो अन अकेडमी की ऐसी टेस्ट है, दिस इज़ फ्री। इसको देने में यूनिक फीचर क्या है? जब आप कोई भी एमसीक्यू टिक करते हैं तो आपको बताता है आपने कितना समय लिया। मान लीजिए 3 सेकंड, बाकी लोगों ने कितना समय लिया, और कुल मिलाकर ये जो 1600 to 1700 लोगों ने परीक्षा दी उसमें से कितने लोगों ने ये जवाब को सही किया। तो जैसे कि साइक्लोन सीतरंग, वो प्राइमरीली कहाँ अटैक हुआ था उसका? वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो 1700 लोगों में 65% लोगों को पता है, तो बाकी लोगों को नहीं पता। उनको चिंता होनी चाहिए कि भाई मुझे तो तैयारी करनी है वरना ये लोग मेरे से आगे बढ़ जाएंगे। फिर ऐसे और प्रश्न, C295 जो चर्चा में रहा वो क्या था? मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो वडोदरा में कुछ उसका आत्मनिर्भर में टाटा कंपनी कोई विदेशी कंपनी के साथ मिलकर करने वाली है। हालांकि ये आईएएस एग्जाम में इतना प्रीलिम के लिए काम करें, मेंस में आप लिख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल में कि ये भी होने वाला है आत्मनिर्भर होने के लिए, बट CDS CAPF वगैरह एग्जाम में जब होता है तो यू हैव टू बी अवेयर। 81% लोगों ने करेक्ट किया, तो मतलब सब तैयार करके बैठे। फिर ये वाला प्रश्न, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या बातें थी? SC BC रिजर्वेशन था, एंटी जमींदारी लॉ को उसका इम्यूनिटी वाली सो बात थी, 9 शेड्यूल में डालना था, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, और वो आर्टिकल 19 व्यवसाय के अधिकार को हानि नहीं करता, ऐसी कुछ बात थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर कुछ नए एडिशनल रिस्ट्रिक्शन डाले गए थे। ये चीज़ चर्चा में अब इसलिए आई थी क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ नए मुद्दे डाले गए थे थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है। तो मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ऑल 4। अब इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं नहीं, स्पेसिफिकली तो नहीं लिखा था ना जमींदारी का, या ये नहीं लिखा था। दिस इज जस्ट आस्किंग जनरल अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये मुद्दे उसके साथ संलग्न है। न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर ऑफ टांजानिया जीनस, जो एशिया में कहीं और नहीं मिलती, भारत में पाई गई है। वो कहाँ पाई गई? तो वो गुजरात में पाई गई। ऐसा एक बार कुछ पूछा था कोई बटरफ्लाई के बारे में कि वो अंडमान निकोबार में मिला या कहीं पर मिला। तो हाँ, फ्लोरा फोना के बारे में हमें समझ होनी चाहिए। फिर स्पुतनिक लाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे किसके लिए मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती। अक्टूबर का करंट अफेयर्स 96% ने किया, बहुत बधाई। जो 4% ने किया, भाई पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले देखते हैं, सारे पढ़ने नहीं बैठेंगे हम लोग। आइरिस प्रोजेक्ट है CDRI का, वो किसके वास्ते है? तो आइलैंड कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। और ये भी अभी एक क्लाइमेट चेंज समिट चल रही है, उसके चलते चर्चा में रहता है। 67% लोगों ने करेक्ट किया। बाकी लोगों को चिंता इसलिए करनी चाहिए कि CDRI, आइरिस, ये सब एनवायरनमेंट की ऐसी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ की कुछ ना कुछ परेशान करते रहता है। फॉर इवन IAS एग्जाम ऑल्सो एनवायरनमेंट के लिए ये सब चीज़ें ज़रा हाई प्रोफाइल हैं, इसको तैयार करना है। मिशन प्रारंभ क्या था? वो रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा, विक्रम नाम का। तो उसके साथ जुड़ी ये चीज़ है। 79% लोगों ने कर किया, बहुत बधाई। सॉवेरिन ग्रीन बॉन्ड में लोग भावनाओं में बह गए और बहुत लोगों ने गलती की, 27%। क्या उन्होंने गलती की? आप याद करो, हम जो पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको बताया था करीब 16-17 हज़ार करोड़ रुपए मोबिलाइज होने। 2 लाख करोड़ रुपए तो मोबिलाइज नहीं होने। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, नहीं। उस वक्त याद करो, अलग अलग काम में यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर में मनाही की है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन मेट्रो प्रोजेक्ट, हाँ हो सकता है। प्रोसीड ऑफ द बॉन्ड विल गो इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, नहीं भाई। अब समझिए, जो भी सॉवेरिन मतलब सरकार उधारी में ले रही है, उधारी में सरकार जो भी पैसा ले, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इट शुड गो इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एकत्रित या संचित निधि जो उसको कहते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत है, तो उस हिसाब से वो उड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो फाइनल आंसर इज 3 ओनली। ऐसे प्रश्नों में फिर नहीं पता है तो जब आप जोखिम लेते हैं तो क्या अंजाम होता है आपने देख लिया। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने करवाया, 65% लोगों का करेक्ट। तो बाकी सब लोगों को या तो स्किप ही कर देना चाहिए ना, नहीं पता तो तुक्के क्यों मारते। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज, और वो तो मैंने अभी आपको पढ़ा है। अफजल खान, वो वाली चीज़ हिस्ट्री में उसका टूम में एनक्रोचमेंट हो रहा है वगैरह। खैर, ये ऐसी टेस्ट है, ये आप
नहीं भी दिया तो कोई नहीं, आप वापस आके दे सकते हैं, ये कभी भी दे सकते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट मैंने किए हैं। ये टेस्ट का नंबर कौन सा है, 42, तो सोचो इससे पहले कितनी की होगी। तो फ्री टाइम में करते रहो, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टॉपिक्स। अब यहाँ पर रैंकिंग देख लेते हैं, लाइव रैंकिंग देखते हैं, मतलब जिसने 8 बजे आके वो टेस्ट दिया उसकी बात करें हम लोग। जस्ट अ मिनट। भाई कुणाल पहला नंबर, अनमोल और मोहन, इन सबको बधाई। उसके बाद दिशा, रश्मि, अखिलेश, शमी, कुश ठाकुर, ऋषि सिंह, परमिल, रुजुता, विनय, मोहित, अंकित और राजा। 15 नंबर तक जिन लोगों के आए उन सबको बधाई। और उन्होंने तो 30 मार्क्स किए, और 15 क्वेश्चन थे टाइम्स 2 मार्क्स, तो 30 मार्क्स, मतलब सही सब उनके जवाब हो गए, तो इन सबको बधाई। और आप सोचिए ऐसे लोग अगर हैं भारत में और आप कंपटीशन में हैं, तो फिर आपको भी ज़रा और मेहनत करनी होगी अगर आपका रैंक पीछे है। यूपीएससी इज अल्टीमेटली कंपटीशन है भाई, तो सुस्ती में मत रहो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इसको, ये टेस्ट आपको देनी है, फ्री में ही है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। अभी वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं 3 दिन का। मित्रों मैंने आगे भी आपको बताया था कि एग्ज़ाम को जितना टाइम बचा है, करीब 6 महीने, और हमारे पास उसमें 1-2 1.5-2 महीना तो हमें नया पुराना रिवीजन करना है, तो नया पढ़ने के लिए 4-4.5 महीने ही बचते। इसलिए जो भी चीज़ खुद से 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सके, 40 मिनट का वीडियो मत खींचो। इसलिए अभी मैं आपको 3 दिन के करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ में पढ़ूंगा नहीं। ये सिंपली आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे जाके, या ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जाके आप उसको पढ़ लेना। वहाँ पर भी नहीं पढ़ पाए तो चिंता मत करो, वो महीने की जो PDF फाइल आएगी उसमें कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे इकोनॉमी में जो चीज़ें काम की नहीं वो मैं पहले बताऊं। ग्लोबल रिपोर्ट्स तो जो बड़े बड़े हों वो पता होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स वगैरह। अब इधर आप देखो कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जो अमेरिका की कुछ पोर्टुलांस नाम की संस्था बनाती थी, क्या ये इतनी फेमस है कि हम ये करने बैठे? नॉट नेसेसरी। हो सकता है यूपीएससी पूछ भी ले आपको परेशान करने के लिए, लेकिन ये एक करने बैठे तो और कितनी चीज़ें बच जाती है, रह जाती है अपनी। यू हैव टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। फिर दूसरा ये तकलीफ चल रही है कि भारती एयरटेल ने ये कहा कि हम अपना टैरिफ मिनिमम जो प्लान है वो 155 रुपये का हो गया। आपको उस कंपनी को प्रॉफिट बनाना है, लेकिन इससे लोअर मिडिल क्लास फैमिली, डिजिटल डिवाइड, ये सब में तकलीफ आ सकती है। खैर उसके बाद हम चले एनवायरनमेंट में। COP27 की बात मैंने करी। फिर आज एक्सप्लेन सीरीज में लंबी चौड़ी कहानी ऐसी है कि 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम अप्रूव की गई है, और ग्रेटर निकोबार में कुछ नया एक सिटी बनाएंगे, नया एयरपोर्ट बनाएंगे, ऐसा सब खेल होने वाला है। और उसमें एनवायरनमेंट का जोखम है, क्योंकि आप उसके लिए पेड़ पौधे काटेंगे ग्रेटर निकोबार के, फिर बारिश आएगी तो सारी मिट्टी बह के समंदर में चली जाएगी, और समंदर में जो कोरल रीफ हैं उसको ये मिट्टी ढक देगी, तो फिर उसका सब नुकसान हो जाएगा। अब उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सीरीज़ के नाम पे बहुत सारी ज्योग्राफी की बात कर दी, कि एक 10 डिग्री चैनल है जिससे अंडमान और निकोबार को वो सेपरेट करता है। फिर कुछ इंदिरा पॉइंट है जो एकदम साउथ मोस्ट पॉइंट है, वगैरह वगैरह। तो वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, मतलब आपको पढ़ लेना है, मैं मुंह से बता के और मैप दिखा के करूँगा नहीं। शॉम्पेन हंटर गैदरर्स वो पाए जाते हैं, तो जरावा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ओंगे ट्राइब कहाँ पाई जाती है, वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी NCERT वगैरह में, या जो भी आप ज्योग्राफी में फॉलो कर रहे हैं उस सब में आपको मिल जाएगा। वो आपको खुद से सेल्फ स्टडी में देख लेना है, और भी उसमें चीज़ें वो आप देख लेना। फिर एशिया का सबसे चौड़ा टनल, वाइडेस्ट टनल, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे बन रहा है। सियानजुर जो जावा में है, और वहाँ भूकंप आया, 160 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए वो चर्चा में है। क्या हमें नेगेटिव प्लेसेस याद करने चाहिए? अगर हम 2022 का पेपर देखें तो नेगेटिव प्लेसेस भी उसने पूछे, मतलब जैसे यहाँ कौन सा वो लेक है जहाँ पर सूख गया है पानी, या कहाँ पर ये कुछ कू हो गया है, तानाशाह ने सरकार गिरा दी है, इस टाइप की भी नेगेटिव चीज़ वो पूछ रहे हैं, तो प्लेसेस इन न्यूज़ पता होने चाहिए। एनवायरमेंटल एथिक्स मैंने पता है, हाथी दांत और नामीबिया को बेचने और भारत ने एब्सटेन किया, सो दैट इज़ डन। फिर कुछ और मामले चल रहे हैं। बुलडोज़र,
आसाम में कोई एक गुनहगार था, तो पुलिस उसको पकड़ने गई तो उसको बुलडोजर से उसका पूरा घर गिरा दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है कि कोई उसका प्रॉबेबल प्रॉपर कॉज तो होना चाहिए कि क्यों आप पूरा घर गिरा रहे हैं। उसको ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं सब कमांडो ले जाकर। तो अगर ये तो मतलब पुलिस एक्शन कम लग रहा है, एंड दिस सिम्स मोर लाइक अ गैंग वॉर, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। खैर ये सीधा प्रीलिम में ये जो अपनी एथिक्स है वहाँ पर, एक्सेस यूज ऑफ पावर इट शुड बी अवॉइडेड, वो भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन में याद करो कि वो जमाल खाशोगी की हत्या का आरोप सऊदी के प्रिंस पे है, और अमेरिका में उसके खिलाफ कानूनी मामला चलेगा कि नहीं, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा नहीं चलेगा, हम उसको इम्यूनिटी देते हैं, वो एक देश का लीडर है। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की राय पूछी गई कि आप क्या सोचते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे भी पहले हाइती के प्रेसिडेंट, जिम्बाब्वे का रॉबर्ट मुगाबे, इवन मैं खुद मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भी 2014 में वो सब गोधरा कांड और उसकी सब आरोप कुछ लगते थे, तो उन सबको भी ऐसी इम्यूनिटी दी गई है। तो ये पहली बार नहीं है कि इसको ही सऊदी अरब के प्रिंस को दिया गया है। फिर ये एथिक्स में इधर उधर की बात है, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हम एथिक्स के अलग में जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तब हम उसको और इलेबरेट करेंगे। पॉलिटी गवर्नेंस में एक कॉलम अच्छा था, क्वाजाई जुडिशल कोर्ट्स, उसको और बेहतर कैसे करें। क्वाजाई जुडिशल मतलब पूर्ण रूप से अदालत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग के लिए जो बॉडी बनाई गई है, मतलब जीएसटी आने पर चीज वस्तुओं के भाव पहले से थोड़े सस्ते होने चाहिए क्योंकि टैक्स का बोझ थोड़ा कम होता है थियोरेटिकली। तो डोमिनो का पिज़्ज़ा पहले 199 में मिलता हो तो अभी वो 189 में मिलना चाहिए, लेकिन आप पाएंगे ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो सब में जो प्रॉफिटियरिंग हो रही है, मतलब वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ सुनवाई के लिए जीएसटी की एंटी प्रॉफिटियरिंग बॉडी है। तो वो अपना काम बेहतर और कैसे करे, और ये एक नहीं, ऐसी तो और बहुत सारी क्वाज़ाई जुडिशल बॉडीज़ हैं। तो उसके लिए 10 रिफॉर्म्स हो जाएंगे। मैं इधर पढ़ाने नहीं बेहूँगा, बहुत आसान है, आप पढ़ के ख़त्म करो। ये वाला कॉलम था, अच्छा था, आपकी वोकेबुलरी को बेहतर करेगा। गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, आगे भी याद करो कि आरबीआई पर एक जिम्मेदारी है कि आपने महंगाई को 2 to 6% में काबू में रखना है। अगर 9 महीने तक कंटिन्यूसली काबू नहीं रख सके तो आपने सरकार को एक रिपोर्ट भेजना होगा कि महंगाई क्यों काबू में नहीं रख सके। तो आरबीआई कहता है नहीं, मैं वो रिपोर्ट तो भेजूंगा लेकिन पब्लिक को मैं बताऊंगा नहीं। ये तो एक मामला चला था। अब आरबीआई का एक और मामला है कि अगस्त के महीने में उसने कुछ बड़े बड़े बैंकों को बहुत सारी पेनल्टी लगाई क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहे थे, नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन उसका भी वो खुल के नहीं बोला कि कौन से बैंक पर किस कारण से कितनी पेनल्टी हमने लगाई। इस पर इंडियन एक्सप्रेस की ये सब ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं है वगैरह। हाँ, तो ये सब क्या है कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी में, ये सब बाधाएं हैं जब आप मेंस का निबंध का कुछ लिख रहे हैं। इसमें हालांकि एक काउंटर थॉट ये भी है कि आप सोचो, अगर रिजर्व बैंक ये कह दे कि आज मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है क्योंकि वहां पर अकाउंट कीपिंग में मुझे धांधली देखने को मिली। अब आप कहेंगे वो ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन लोगों में पैनिक भी तो फैलाता है कि एसबीआई में धांधली हो रही, मैं अपना पैसा अभी जाके निकाल लेता हूँ। सो इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ बैंक रन। बैंक रन क्या होता है, जब बहुत सारे डिपॉजिटर एक साथ लाइन में लग जाए और सारा पैसा हमको अभी के अभी वापस करो। बैंक दे नहीं सकता क्योंकि उसने अलग अलग लोन में दे दिया होगा ना पैसा, तो फिर उसको सीआरआर एसएलआर वो वाली चीज़ में से थोड़ा कुछ करना पड़े, एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। खैर आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट्स जल्दी से किसी को बेल नहीं देते, खासकर हीनस क्राइम जैसे रेप मर्डर का मामला हो जाए, जबकि अमेरिका में आप पाएंगे कि उसके भी बेल मिल जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा उसने बेल के लिए डालना पड़ता है। मतलब बेल ग्रांट किए जाएं ताकि जेलों के अंदर जो अंडर ट्रायल्स की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है वो थोड़ी कम हो सके। सोशल मीडिया में आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप वो सब बहुत ही कट्टर बातें करता था, उसका ट्विटर अकाउंट बैन किया गया था, लेकिन अब इलॉन मस्क ने उसको खरीद लिया ट्विटर को। तो इलॉन मस्क ने एक ऑनलाइन पोल करवाया, क्या हम ट्रंप का बैन अकाउंट है उसको अनबैन करते हैं। 134 मिलियन लोगों ने ये देखा, उसमें से 11% लोगों ने वोट किया, और उन 11% में से 51% ने बोला हाँ इसका अकाउंट एक्टिवेट करो, तो अब उसका अकाउंट एक्टिवेट होगा। अब इसमें हमको क्या समझना है कि अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल और दूसरी जो भी सोशल मीडिया के ऊपर कानून बनाने की बातें हों, तो क्या हम सोशल मीडिया कंपनियों के भरोसे रहे कि कोई कितना भी जहर उगले, उसका मालिक क्या बोलता है कंपनी का, और उसका अकाउंट आप अनबैन कर देंगे, तो ये कहाँ तक जायज़ है।
ऑफकोर्स इलन मस्क अपने आपको जस्टिफाई करता होगा अपने दिल में कि भाई मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो ऐसी अनशंट बातें करेगा, पूरा दिन लोग ट्विटर में उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब या ट्रोल करने के चक्कर में पूरा दिन ट्विटर पे लगे रहेंगे, और मैं उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाता रहूँगा यूजर्स को, और मेरा तो बहुत पैसा आ जाएगा। यूट्यूब में भी आप देखो बहुत सारा ऐसा भद्दा सा गंदा सा कंटेंट क्यों अप्रूव किया जाता है, चलाया जाता है, क्योंकि यूट्यूब को पेज व्यू चाहिए, उसमें से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कमाना है। सो टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज एथिकल, एंड देन वी हैव टू पुल आवर सेल्स बैक, और इस पर सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो अब सोचो जब मेंस एथिक्स वगैरह में लिखना। डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री में आपको पहले भी 100 बार बता चुका हूँ। अपनी एग्जाम कल सुबह नहीं है, बीच में आएगा बड़ी सी चीज़, जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा तो देख लेंगे। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूजीलैंड में ऐसा है कि पर्सन हैज़ राइट टू बी फ्री फ्रॉम दे रीच द एज ऑफ 16, मतलब शायद कि 16 साल से ही उसको, उससे जो नाबालिग हो तो उसके पेरेंट गार्डियन की जिम्मेदारी हो, लेकिन फिर ये अपने आप सब कर सके, उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होगा। मैं पूरा पीएचडी करने नहीं बैठा, पर 16 साल से उसको बहुत सारी छूट मिलती है। लेकिन न्यूजीलैंड में वोटिंग एज है 18 साल की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड में पिटीशन किया है कि वोटिंग एज को भी कम करके 16 ईयर्स कर दो। इसके ऑफकोर्स फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं कि ऐसे जो जुवेनाइल्स हैं उनकी बातों को भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अहमियत देंगी और उनका भला हो सकता है, वो बराबर है। बट सामने ये भी है कि 16 साल का जो बच्चा है उसको कितनी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी होगी कि वो सही पार्टी को वोट करे, या फिर ऐसा ही कि एक आध दो रॉक स्टार को, WWF स्टार को बुला के थोड़ा हंगामा करवा दो तो ये तो इम्प्रेस हो जाए कि मैं तो यही पार्टी को वोट दूंगा, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। खैर, तो ये एक बात हुई। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में चलते हैं। एक टर्म है हाइब्रिड मिलिटेंट्स। हाइब्रिड मिलिटेंट्स ऐसा है कि वो आतंक की घटना को अंजाम देगा, फिर वापस आ जाएगा और नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा, तो उसे हम कहें हाइब्रिड मिलिटेंट। और उसका नाम जैसे हाफिज सईद, ऐसा वो फेमस आदमी, इनफेमस बड़ा सा नहीं है वो, नॉट लिस्टेड एज अल्ट्राज, नॉट बट रेडिकलाइज एंड दे कैरी द स्ट्राइक एंड देन स्लिप बैक टू रूटीन लाइफ। फिर याद करो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है, तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, हेडक्वार्टर इधर ही बनाते हैं ताकि टेरर फाइनेंस के खिलाफ लड़ सके। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की स्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप, तो वो भारत, जर्मनी वगैरह देशों को मिले, ऐसा फ्रांस ने सपोर्ट किया है। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी। अब साइंस टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें बहुत आसान है, वो मिशन प्रारंभ जो है, जिसमें विक्रम सैटेलाइट, भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया सैटेलाइट। इलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ढेर सारे सैटेलाइट, 3-4 हज़ार वो चला देगा। अमेजोन का प्रोजेक्ट कूपियर भी कुछ ऐसा ही है कि ढेर सारे सैटेलाइट लगा के इंटरनेट चलाओ। एयरटेल वन वेब भी कुछ ऐसा करना चाहता है। तो ये सब चल रहा है। एक बार यूपीएससी ने कुछ प्रीलिम में पूछा प्रोजेक्ट लून क्या है, तो वो गूगल का हीलियम बलून द्वारा इंटरनेट प्रसारित करने का प्रोजेक्ट था। यूएस आर्टिमिस प्रोग्राम क्या है, अमेरिका और उसके मित्र देश पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ मून एंड अदर बॉडीज, शांतिपूर्ण रीत से चंद्र और दूसरी चीज़ों का खोज अन्वेषण करें। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी मतलब लंग, फेफड़ों के साथ जुड़ी चीज़ होती है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा। अब उसका कुछ ये पूरा महीना अवेयरनेस फैलाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है, इसलिए उसकी बड़ी सी सब आर्टिकल सीरीज थी। साइंस टेक में उसके इर्द गिर्द जो आपको जानना हो क्या है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, एकोकार्डियोग्राम क्या है, कैट स्कैन क्या होता है, एमआरआई स्कैन क्या होता है, वो सब आप पढ़ लेना, सिंपल सी चीज़ें, उसके लिए 40 मिनट नहीं खींचने। तो ये था आज का मतलब 3 दिन का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।